बचपन से लेके अब के 22 सालों में मैंने लगभग हर साल छठ होते हुए देखा है। बस बीच के कुछ साल जो कि अस्पताल में गुजरे थे उसको किनारे कर दूं तो बचपन से ही मेरी नानी माँ से ज़्यादा लगाव रहा है, या यूँ कहें कि मैं मेरे नानी माँ, नाना जी, दादाजी इन सब की फेवरेट रही हूँ। हाँ, दादी माँ भी मुझसे इन सब के बराबर का ही प्यार करती थी, किंतु उनके जताने का तरीका थोड़ा हटके था। क्योंकि मैं मिथिला से हूँ तो मुझे मिथिला के सारे तौर तरीके बखूबी आते हैं। मैंने हर पर्व त्योहार में अपनी दादी माँ को कुलदेवी की आराधना करते और नानी माँ को हर काम सही से होगा या नहीं इसके लिए बेचैन होते देखा है। यूँ तो नवरात्रि हो, दिवाली हो, भाई दूज, राखी, नागपंचमी या कि सावन के सोमवार का व्रत ही क्यों ना हो, सारे पर्व त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते रहे हैं हमारे घर में। किंतु छठ की रात इन सब से हटके होती है। मैंने नानी माँ को व्रत होने के बावजूद भी छठ में निरंतर काम करते देखा है। डगरी झटकना, मैदे गूंदना, गीली मिट्टी से चूल्हा बनाना और फिर उसमें ओपले से धुआं सुलगाना। बचपन से इन्हीं रीति रिवाजों में पली बढ़ी हूँ मैं। छठ होने से महज 3 दिन पहले से शुरू होने वाले रीति रिवाजों से मैं बखूब वाकिफ हूँ। वो नहाई खाई के दिन से शुरू होने वाली नानी माँ की चिंता और उस चिंते में घुली उनके चेहरे की चमक। उनके हाथों में हर साल मेहंदी मैं ही लगाती रही हूँ छठ में। वो क्या पहनेंगी, किस रंग की बिंदी लगाएंगी, कैसी चूड़ी पहनेंगी, किस रंग की साड़ी पहनेंगी, ये सब मैं, मेरी दी और मौसी तय किया करते थे। हाँ, लेकिन मेहंदी से उनके हाथों को सजाना ये इकलौता सिर्फ मेरा काम था। कुछ यूँ चहल पहल होती थी छठ के दौरान नानी घर में कि हम बच्चों को भूख प्यास तक न लगती थी। जब से मामा जी की शादी हुई तो मामी जी नानी माँ की दाईं हाथ हो गई। वो हर कामकाज में नानी माँ का संपूर्ण सहयोग किया करती थी। अब भले ही छठ का प्रसाद बनाने को ओपले सुलगा के चूल्हा जलाना हो या कि डगरी में फल को सजाना, वो मटका जिसे हम अपनी बोलचाल की भाषा में कुसिया कुरबार कहते हैं, उस पे भी मामी जी खूब कलाकृतियाँ दिखाती थी और उस पे भी वो सिंदूर और पिठार का लेप लगाती थी। हम सब इतने मगन होते थे छठ की तैयारी करने में कि वो 4 दिन कैसे बीत जाता था इस बात का तनिक भी खबर ना होता था। और फिर मुझे अब भी याद है कि कैसे नानी माँ खरना के बाद हम सबको आशीर्वाद व प्रसाद दिया करती थी। नाना जी को प्रसाद के संग दवाई भी देना है, ये बात वो कभी नहीं भूलती थी। और फिर देखते ही देखते सांझ के अर्घ देने का समय हो जाता था। मौसी और दीदी घाट पे तैनात हो जाते थे कि अब मम्मा और नानी पानी में जाएंगी और उन्हें कभी भी किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन मेरा पूरा ध्यान उस डगरे में बंद फलों की टोकरी और गुजिये की खुशबू पे होती थी। मेरे अंदर धीरज तनिक भी नहीं था। उस शाम के अर्घ वाले सूरज के डूबने से लेके सुबह के अर्घ के बाद सूरज के निकलने तक का समय काटना मेरे लिए तनिक मुश्किल हो जाता था, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान उस डगरे में बंद मिठाई, गुजिये, ईख के टुकड़े और संतरे सेब पे होते थे। फिर अगली सुबह होते ही हम सब घाट पे जाने की तैयारी में जुट जाते थे। वो सुबह सवेरे घाटों के बीच मैथिली गीतों का सुर इतना पक्का होता था कि सारे दुख दर्द मानो बस छू हो गए हों। उस मैथिली संगीत का धुन कानों में जाना महज इतना सुखद होता था कि मानो किसी बंसीधर की बांसुरियों से निकला धुन सीधा आपके रोम रोम में समा रही हो। वो सुबह सवेरे जब दूर कहीं से घाटों के बीच कोयल की कूक सुनाई दे जाती थी तो लगता था बस इससे भी अधिक सुहावना कुछ हो सकता है क्या। फिर हल्की ठंडक भरी हवाएं चलती थी और हम सब उस ठंडी हवाओं से सिहर से जाते थे। गीतों का अलग अलग समूह अपने अपने मधुर स्वर में गीत गा रही होती थी। मम्मा और नानी माँ फिर से पानी में उतरती थी और हम सब फिर से उनकी मदद करने तैनात हो जाते थे। महज 1 आध घंटे के अंतराल के बाद सूरज का शुभ आगमन होता था और फिर सारे अर्घों पे पानी छिड़क मम्मा और नानी माँ ऊपर आ जाती थी। फिर उनके गीले कपड़ों को पानी में धोना, कथा सुनना और व्रती के द्वारा फेंके गए चने को चुनना एक अचीवमेंट वाली बात हो जाती थी। और फिर जैसे ही हम सब घर आते थे मेरी नज़र उस गन्ने पे टिकी होती थी जो कि नानी माँ के घर आने के बाद मैं उन्हें मुझे छोटे छोटे टुकड़े में काट के देने को कहती थी। फिर नानी माँ हम सबको एक लाल धागा पहनाती थी। तिलक लगाना, घर के दीवारों पे लाल पत्ते चिपकाना और फिर हम बच्चों का उस मिठाई पे टूट पड़ना किसी खेल से कम नहीं होता था। अब पिछले 3 सालों से छठ में मैं मेरे नानी के घर नहीं जाती। नाना जी के गुजर जाने के बाद ना तो उनके हाथों को मेहंदी से सजाने का काम मेरे हिस्से आया और ना कि वो किस रंग की बिंदी, चूड़ी और साड़ी पहनेंगी यही काम शेष रहा। ना तो मैं मेरे पसंदीदा रंग की नेल पॉलिश से उनके नाखूनों को रंगती हूँ और ना ही अब वहाँ पहले की भांति चहल पहल होती है। खैर, अच्छे वक्त का गुजर जाना इतना कष्टदायी होता है कि वो रह रह के उम्र भर टिस मारता है। अब लगभग 3 सालों से मैं मेरे गांव यानी कि दादी माँ के साथ ही छठ मनाती हूँ।
सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा ही है, लेकिन इस बार छठ में दादी की कमी बहुत खलेगी, क्योंकि हमने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था कि छठ को दादी के बिना मनाना होगा। वो कड़क स्वभाव, वो बेबाकपन मिजाज, इन सब से परे घर अब किसी भी पर्व त्योहार में सूना सा लगता है, और छठ को दादी के बिना मनाना ये सोचना ही मुझे थोड़ा अटपटा सा लगता है। अब मम्मा बहुत अकेली पड़ गई हैं, उन्हें हर काम काज खुद ही संभालना होता है। उन्हें सही गलत बताने को अब दादी नहीं होती। उनसे कोई गलती हो जाए तो अब उन्हें कोई नहीं रोकता है। किसी रीति रिवाज को वो सही तरीके से ना निभा पाए तो अब उन्हें कोई नहीं टोकता है। यूँ तो मम्मा अपना पुरजोर प्रयत्न करती है हर काम काज को बड़ी बारीकियत से करने की, और वो उन सब में सफल भी हो जाती है। किंतु अगर हम बच्चों की बात करें तो अब छठ में पहले की भांति सुकून नहीं आती है। अब मम्मा और चाची साथ में बैठ चूल्हे नहीं जलाती है, और ना ही वो एक साथ बैठ गुजिये ही पकाती है। ना दादी माँ की प्यार भरी नोकझोंक है, और ना दादाजी के छड़ी की आवाज़। ना नानी माँ को नाना जी के वक्त पे दवाई ना खाने की चिंता सताती है, और ना ही नानी माँ अब गाँव में छठ मनाती है। और मानो या ना मानो, छठ में गाँव में होना जितना सुखद होता है ना, उतना शहर में होना हरगिज नहीं। हाँ, बेशक हम शहर में भी उन्हीं रीति रिवाजों के साथ छठ मना लेते हैं, लेकिन मना लेना और मनाना में मेरे ख्याल से बहुत फ़र्क होता है। अब अगर मैं सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को मिस करती हूँ तो वो दादी माँ की आवाज़ और नानी माँ के चेहरे की चमक। छठ के बाद नानी माँ के हाथों से बांधी गई मेरी कलाई पे वो लाल धागा, मम्मा के हाथों से बने स्वादिष्ट ठेकुए, और दादी माँ के द्वारा बचा के रखे गए आधे से भी कम मिठाई के टुकड़े। हाँ, हम छठ मनाते हैं आज भी, लेकिन बीते दिन बहुत याद आते हैं।